हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं कि क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के 12 चैप्टर को यहाँ पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चैप्टर का जो नेम दिया हुआ है उसको अच्छे से समझने के बाद यहाँ फिर हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन वर्ड दिया हुआ है, क्या मीनिंग होता है इसका। अब फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल के वे में अगर मैं आपको कहूँ, ये हमारे पास 12 नंबर दिया हुआ है ना। एक नंबर है जो कि कितना है 12। अब 12 की दो चीज़ें निकल करके आती हैं। एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई हुई है ना। आपके यहाँ पर जो 12 है उसका एक 12 का एक तो मल्टीपल निकलेगा, है ना, और एक क्या होता है फैक्टर्स। मैंने आपको मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में बताया था, है ना। मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीपल का मतलब होता है जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें 3 की, तो 3 का जो टेबल होता है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये सारे नंबर्स हमारे 3 की क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो 3 है ना, वो फैक्टर हो जाएगा। किन का फैक्टर हो जाएगा, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का, है ना। एक बार फिर अच्छे से समझिए, जो 6 है, 9 है, 12 है, ये सारे उसके मल्टीपल्स हैं, है ना। किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 3 की, तो जो 3 है वो यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा। किन के फैक्टर हो जाएगा, 9 6 9 12 15, है ना। जैसे अगर कोई एक फादर है ना, उनके जैसे यहाँ पे लड़के हैं, एक ए है ना, बी सी, ये इनके चिल्ड्रन है, ठीक है, इनके बच्चे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए जो एफ होगा, है ना, वो एफ ए का क्या होगा, फादर होगा, बी का भी फादर होगा, है ना, सी का भी फादर होगा, और जो ए है ना, वो एफ का क्या होगा, सन होगा या डॉटर होगा, है ना, जो भी कुछ है। तो यहाँ पर ए का तो वो बच्चा हुआ ना, इस तरीके से यहाँ, तो यहाँ पर एफ का तो वो बच्चा हुआ ना, मतलब फादर के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये रिलेशन, मतलब यहाँ पर जो 3 है उन उसका मल्टीपल्स यहाँ पर हमारे सारे 6 9 12 15 हो जाएंगे, और 6 9 12 15 के जो फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमको ये समझना है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने देखी कि एक फैक्टर्स होता है और एक हमारा मल्टीपल होता है। लेकिन फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन जो वर्ड निकल रहा है हमारा यहाँ पर, ये फैक्टर से निकला है। फैक्टर से निकलना मतलब यहाँ पर जो 12 है ना, 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 2 करके, या फिर हम 6 को भी और यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड मतलब इसको और तोड़ सकते हैं, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, मतलब 12 को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। या फिर और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूँ, है ना, कि यहाँ पर हम 12 को 1 × 12 लिख सकते हैं, या 2 × 6 लिख सकते हैं, या 3 × 4 लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद तो कोई तरीका यहाँ पर हमारा रहेगा नहीं, 1 2 3। इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे 4 3 जा, तो ये हमारा इससे मैच खा जाएगा, है ना। तो मतलब ये हमारे इतना तरीका है 12 को लिखने का, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरी चीज़ ये है हमारी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो 1 दिया हुआ है ना, ये हमारा 1 क्या है, फैक्टर होगा, 12 भी फैक्टर होगा। मतलब जो 12 है ना, 12 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, सिंपली ये देखना है आपको। तो 1 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 3 और 4। लेकिन इसका जो तरीका होता है वो हम उनको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के वे में जब हमने इसको एक्सप्रेस किया, यानी 12 को हमने जब 6 × 2 लिखा, या 3 × 2 लिखा, है ना, 1 × 12, 2 × 6, या 3 × 4, है ना। कुछ इस तरीके से जब हमने इसको लिखा, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हमारे निकल कर क्या रहे हैं, है ना, ये 3 क्या है, अपने आप में एक फैक्टर है 12 का, 4 क्या है, अपने आप में एक फैक्टर है 12 का। तो हमने फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखा, है ना, मल्टीप्लाई करके। तो ये जो फैक्टर का फॉर्म होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, इसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, फैक्टराइजेशन। मतलब जब हम किसी भी बड़े नंबर को टुकड़ों में लिखते हैं, है ना, मतलब उसके फैक्टर बना करके फिर उनको मल्टीप्लाई करके जब हम लिखते हैं, तो वो हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है ना। वो क्या कहलाता है, हमारा फैक्टराइजेशन। तो ये मीनिंग होता है हमारा फैक्टराइजेशन का। अब आगे जब हम यहाँ पर क्वेश्चन और करेंगे 12.1 एक्सरसाइज से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारा जो फैक्टराइजेशन वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो हम यहाँ पर
समझते हैं 12.1 फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। फैक्टर मतलब जैसे 4 का टेबल अगर हम देखें तो 4 2 = 8 होता है ना। ये 4 का टेबल हुआ, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16। तो ये जो 4 होगा ना, ये हमारा फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा, इन सारे नंबर्स का, है ना। 4 का भी फैक्टर हमारा 4 होगा, 8 का भी फैक्टर, 12 का भी फैक्टर और 16 का भी फैक्टर हमारा 4 होगा। तो अब आपको यहाँ पे और आगे एक और स्टेप आगे बढ़ना है। फैक्टर के बाद आपको कॉमन फैक्टर भी पता होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब क्या, जैसे यहाँ पर हमारा 4 जो है फैक्टर है किसका, 8 का। अब आप मुझे ये बताइए 12 का भी फैक्टर 4 है क्या, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो 4 है ना, उसके टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है। तो 8 का भी हमारा फैक्टर 4 हो गया और 12 का भी फैक्टर 4 हो गया, है ना। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे अगर यहाँ पर हम देखते हैं 12, है ना, और एक मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को टुकड़े में बांट लेंगे, मतलब यहाँ पर उसको प्रोडक्ट के वे में एक्सप्रेस करेंगे, है ना। उसके जो फैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर हमें 12 लिखना। जैसे यहाँ पर हम 2 2 = 4 और 4 2 = 8, लेकिन 4 3 = 12 करना होगा, है ना। अब यहाँ पर 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 = 4 और 4 2 = 8 और 8 2 = 16, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आप देखिए यहाँ पर 2 और 2 आ रहा है ना। यहाँ पे भी 2 और 2 आ रहा है, मतलब ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है। अब आप ये मत सोचना है कि सर यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ये बताइए ऊपर 2 नहीं है ना, तो हमारा ये कॉमन नहीं आ सकता। अब यहाँ पर हमारा जो 1 2 और 2 2, क्यों 2 2 क्यों, क्योंकि एक 2 तो ये और एक 2 ये इस तरीके से हमारा ये कॉमन आ गया। मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 12x 30 दिया हुआ है ना। तो 12x और 30 को अगर हम देखें तो आप मुझे ये बताइए 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 12x को हम लिख सकते हैं 2 2 = 4, है ना, 4 3 = 12, ऐसे लिख सकते हैं। और एक से साथ में यहाँ पर हमारा आ जाएगा। 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2, है ना, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = नहीं, यहाँ पर हमको 4, इसके बाद 4 3 = 12 और 12 3 = हमारे यहाँ पर 36 होता है ना। अगर नहीं भी आता है कि कैसे यहाँ पर हमको फैक्टर फाइंड आउट करने, तो आप यहाँ पर सिंपली जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमारा, उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 8 = 16, यहाँ पर 2 9 = 18 हो जाएगा, और ये 3 3 = 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे ये सारे हम क्या निकल करके आ गए हैं, फैक्टर फाइंड आउट हो चुके हैं। वो किसके, 36 के, जिनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे की जो प्रोसेस है वो क्या है, यहाँ पर हमको कॉमन निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमें जो नंबर्स है उनको कॉमन यहाँ पर निकालना होगा। तो हमें खुद यहाँ पर साफ दिख रहा है ये 2 और 2 हमारा कॉमन आ रहा है। एक और नंबर यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्या आप देख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर आपका 3 कॉमन आ रहा है। तो अब कितने टोटल नंबर आ रहे हैं, एक 2 ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक 2 ये कॉमन आ रहा है, और साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है। तो 2 2 = 4, 4 3 = 12, क्या कितना आ रहा है कॉमन, 12 आ रहा है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। आगे बढ़ेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2y और 22xy, 2y और 22xy। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2y लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हमारा 22xy। अब आप मुझे बताइए 2y को हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2y करके, है ना। लेकिन 22 को हम लिख सकते हैं 2 × 11 करके, और साथ में xy आ जाएगा। अब आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2y लिखा हुआ है ना। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है और y भी आ रहा है साथ में, मतलब जो 2y है वो हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2y, है ना। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपका 14 और 28 लिखा हुआ है ना। तो ऊपर 14 लिखेंगे, नीचे 28, साथ में ये सिंगल कांस्टेंट टर्म ही नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपका वोवेल्स, यहाँ पर आपके वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक है।
ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताइए 14p क्यू को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिख सकते हैं, ठीक है, पी क्यू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें 28 को के फैक्टर्स फाइंड आउट करने, तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, है ना, क्योंकि 4 7 से 28 होता है। और यहाँ पर हमारा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? पी मल्टीप्लाइड बाई पी और क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू, ठीक है। अब ज़रा देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ पर हमारी कॉमन आ रही है। तो 2 कॉमन आ रहा है हमारा, है ना, और 7 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। साथ में एक पी है और यहाँ पर भी एक पी है, एक क्यू है, यहाँ पर भी एक क्यू है ना। तो ये हमारे कॉमन आ जाएंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई पी और मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो हम पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू को हम पी क्यू लिख सकते हैं। 7 टू जाए कितना हो जाएगा? 14 और पी क्यू आ जाएगा। ओवरऑल हमारा ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है 2x और 3x स्क्वायर 4। तो 2x के लिए हम यहाँ पर हमें पता है कैसे लिख सकते हैं, 2x को 2x ही लिखेंगे। 3x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर के लिए हम यहाँ पर 3x मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई x आ जाएगा। और 4 को हम क्या लिखेंगे? 4 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए तीनों नंबर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर सिर्फ x है, और यहाँ पर तो x भी नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इस वजह से हमारा ना तो 2 कॉमन आ रहा है और ना ही x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा? 1। 1 क्यों आ जाएगा? क्योंकि 1 हमारा सब सारे नंबर्स में रहता है, इसलिए हम यहाँ पर फाइनली कितना लिख देंगे? कॉमन फैक्टर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछेंगे तो यहाँ पर आपका 6ABC है ना, कितना लिखा हुआ है? 6ABC। तो इसको भी देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करके, और ABC आ जाएगा हमारा, है ना। और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, AB स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, AB स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ये देखिए 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिखेंगे हम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और साथ में A स्क्वायर भी लिखा हुआ है ना। मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और एक 3 कॉमन आ जाएगा, और साथ में हमारा एक यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, और यहाँ पर A स्क्वायर है। तो हम सिर्फ और सिर्फ A ही लेकर के आएंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म में सिर्फ A दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी B है, और यहाँ पर भी B है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर C है, फिर भी हम कॉमन नहीं लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें C नहीं दिख रहा है ना, इसलिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ आ जाएगा हमारा ओवरऑल 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई A और B, ठीक है, यानी 6AB हमारा कॉमन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 16x क्यूब, 16x क्यूब, जिसको अगर हम यहाँ पर एक्सपेंड करें प्रोडक्ट के फॉर्म में तो ये हो जाएगा कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और x का क्यूब, है ना। 4x स्क्वायर को कैसे करेंगे? 4x स्क्वायर को, जो कि माइनस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 32x को कैसे लिखेंगे? 32x को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 होता है। इसके बाद यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? यहाँ पे कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। एक बार और यहाँ पर देखते हैं, दूसरा नंबर भी हमारे यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट टर्म सिर्फ इतना ही आएगा। तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 तो कॉमन आ रहा है, और साथ में x भी यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर x की पावर 3 दिया हुआ है, और यहाँ आपको x की पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ x दिया हुआ, तो हमारा सिर्फ x ही कॉमन आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4x, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका 10PQ, है ना, 10PQ 20QR। तो 10PQ को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई P मल्टीप्लाइड बाई Q, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। 20 को कैसे लिखेंगे, 20QR को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई Q और मल्टीप्लाइड बाई R, है ना। और यहाँ पर 30 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, है ना। और यहाँ पर हमारा R और P आ जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, 4 मल्टीप्लाइड, तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर आपको नहीं पता है तो वो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे आप 20, है ना। सपोज़ कि आपको 20 के यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 5 10, और ये 5 1 5, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर 20 का निकाला था ना, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसे फैक्टर्स निकाल करके आप यहाँ पर फिर लिख सकते हो अगर आपको पता नहीं है तो, है ना। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो नंबर्स कॉमन निकल करके आ रहे हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा 2 कॉमन निकल करके आ रहा है, ठीक है, एक हमारा 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या 5 है क्या हमारे पास, हाँ बिल्कुल 5 भी कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 5 है। अब देखिए क्या इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास P है, लेकिन P को अगर हम यहाँ पर सेकेंड टर्म में देखते तो हमारे पास P नहीं मिलेगा, लेकिन R यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन R यहाँ पर नहीं है हमारे पास, है ना। यहाँ पर आपका R है, लेकिन P Q मतलब ओवरऑल कुल मिला करके, है ना, जहाँ पर आपका P है वहीं सेकंड में आपका P नहीं है ना, थर्ड में P है। और अगर R की बात करें तो यहाँ पर R नहीं है, और Q की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर Q नहीं है। तो P Q R में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा कितना कॉमन आ जाएगा, 10 क्यों, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा और एक आ रहा हमारा 5, तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 3x³ y³ और 10x³ y²। तो अब हम इसको देखते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा स्पेस हम ले लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा पाएँ और आप समझ सको, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम 3x² y³ को देखते हैं। तो 3x² y³ को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय x, है ना। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ x² y³, क्योंकि हम प्रैक्टिस इतना हो चुका है हमारा, आराम से हम समझ सकते हैं कि क्या चीज़ अब हमारी कॉमन आएगी, है ना, क्योंकि इसी वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं इसी पर बेस्ड। तो अब यहाँ पर हमारा x³ हो जाएगा और y² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 को हम देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, 3 2 जा 6 होता है। इसके बाद x² y² और z। अब आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, x², यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, x², यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, x³। तो हम x² को तो कॉमन लेकर के आ सकते हैं, है ना, इतना तो हमें पता चल गया। यहाँ पर y³ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा अभी x³ आ जाएगा, यहाँ x² आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हम कॉमन देखें y के लिए तो y³ लिखा हुआ है, यहाँ y² लिखा हुआ है, और यहाँ पर y² लिखा हुआ है। मतलब ये है कि y³ हम नहीं निकाल सकते, लेकिन y² यहाँ पर हमारा कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारी जगह सारे टर्म्स में यहाँ पर हमारे पास y² दिया हुआ है ना। अब z की बात करें तो z यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म में आ रहा है ना। अब हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, लेकिन बाकी 2 नंबर्स में आपको एक नंबर में यहाँ पर आपको, लेकिन यहाँ पर आपको 3 नहीं दिखेगा, है ना। अब हम पहुँचते हैं 5 की तरफ, तो यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारे कांस्टेंट में कोई से भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा x² y² ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।
बाकी अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपका लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको इन फैक्टर्स को, है ना, हमको फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद में आपको जो यहाँ पर कॉमन नंबर्स निकल करके आ रहे हैं उनको कॉमन निकाल करके फिर हमको फैक्टराइज करना, मतलब उनको फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करना। जैसे फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, जैसे आपको पिछली वीडियो क्वेश्चन में आपको से कहा गया था कि आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है ना, वो भी कौन से, कॉमन फैक्टर। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया इसको 4 3 जा 12 लिख सकते हैं, है ना। तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा आपको, उस नंबर को आपको इस फॉर्म में लिखना है। अब इस फॉर्म में वो कैसे लिखेंगे हम, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 7x माइनस का 42, है ना, 7x माइनस का 42। तो आप ज़रा देखिए, इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं ताकि स्पेस आ जाए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम फिर प्रोसीड करेंगे सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताइए, जो 7x है ना, ये लिखा हमने 7x, ठीक है, माइनस का 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 42 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 3 2 जा 6 6 7 जा 42 होता है, इसलिए यहाँ पर हम 7 लिखना होगा। अब इसको लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए जो नंबर कॉमन निकल कर के आ रहा है, सिर्फ उसको देखिए, कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन निकल रहा है, 7 निकल रहा है। तो यहाँ पर 7 को कॉमन लिया, यहाँ पर बचा हमारे अंदर कितना, x, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 3 2 जा 6। मतलब ओवरऑल जो है हमारा फैक्टर निकल कर के आ जाएगा यहाँ पर हमारा 7 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस का 6, ठीक है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 6p माइनस का 12q, 6p माइनस का 12q। तो अब यहाँ पर देखिए आप क्या चीज़ कॉमन निकल कर के आ सकती है। अगर हम देखें तो 6p को कैसे लिख सकते हैं, 6p को लिखने का जो तरीका है वो हमारा होता है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, और p आ जाएगा साथ में। और 12 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और साथ में q आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकल कर के आ रही है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। देखिए ये 2 3, मतलब टोटल कितना आ रहा है, टोटल हमारा आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, है ना, ऐसा करना है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 6। अब अंदर कितना बच रहा है, इन दोनों को तो हम लेकर के आ गए, अंदर बच रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ p। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर हमने इन दोनों नंबर को कॉमन ले लिया है, बचा कितना सिर्फ 2 और q। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 7a² प्लस का 14a, 7a² प्लस का 14a। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 7a² को क्या लिख सकते हैं हम, 7 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, या फिर हम डायरेक्टली स्क्वायर ही लिख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे कितना स्क्वायर, प्लस 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिख सकते हैं और a लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 को हम लिखेंगे बाहर, और अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना बचा हुआ है, a² बचा हुआ है, और यहाँ पर बचा हुआ है a। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा a है वो भी तो कॉमन आ सकता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक a को कॉमन लेकर के आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, सिंगल a, और यहाँ पर बचेगा हमारा 1। आया समझ में, नहीं आया, एक बार फिर देखिए, a² था प्लस a था, है ना। यहाँ से हमने कितना कॉमन लिया, a। अब a कॉमन लिया तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय a। तो a कॉमन आ गया, तो एक a बचा ना अंदर, और यहाँ से a की a था तो हमने एक तो कॉमन लेकर के आ गया, तो यहाँ पर बचा हमारा सिर्फ 1। तो हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा, a+1, और साथ में जो 7 था उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, अच्छे से इसको समझते हैं। तो पहले फोर्थ क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन, -16z को क्या लिख सकते हैं हम, -16z को हम लिख सकते हैं माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 2
ना। 4 4 4 जा 16 होता है, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमने -16 जेड को लिखा हुआ है। इस जेड को मैं थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस का लिखा हुआ है 20, तो 20 को हम 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 ऐसे होता है। यहाँ पर जेड क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है हमारा कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। साथ में अब आप बताइए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 नहीं है लेकिन, है ना, तो इसके लिए 5 कॉमन नहीं आएगा। जेड लिख यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे भी दिख रहा है, तो जेड जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा। अब जेड सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन आएगा, तो यहाँ पर तो हमारे पास कितना बचा हुआ, जेड भी कॉमन आ गया और ये दोनों नंबर भी कॉमन आ गया, है ना। बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 4, तो 2 2 जा 4 लिखेंगे। यहाँ पर से हमारा 2 कॉमन आ गया, बचा कितना 5, है ना। तो यहाँ पर हम लिखें, यहाँ माइनस भी लिखना है आपको, है ना। यहाँ पर हमारा 5 बचा हुआ है और जेड सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम गया है, मतलब जेड की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड। हमारा एक जेड चले गया और कितना जेड बचे 2, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, जेड की पावर 2, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी और फर्दर इसको जब अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 4 मतलब 1 + z², तो फाइनल टर्म हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। अब हम पहुँचेंगे 5th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 12l²m। यहाँ पर हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे कितना 12l², तो 12l² को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई l², ठीक है। और m भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नहीं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और साथ में l और m भी दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कॉमन, तो हमारा पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो 2 को कॉमन लेकर के आ जाएंगे, यहाँ पर 2 को कॉमन लिया, बचेगा कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, है ना। अच्छा यहाँ पर भी हमारे पास 5 है, तो हमारा 5 भी कॉमन आ जाएगा, तो 5 को भी कॉमन लिखाएंगे और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, मतलब ओवरऑल 10 यहाँ पर हमारा कॉमन आ गया। ये हमारा 2 निकल गया और ये हमारा 5, ठीक है। हमारा बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2, एक एल यहाँ पर है ना, मतलब l² है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ l है, तो हम एक l को कॉमन लेकर के आ जाएंगे। अब एक l कॉमन लेकर के आए तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10l, ठीक है। साथ में m भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी है, तो m कॉमन आ गया। अब यहाँ से हमारा चले गया है 2 और चले गया है यहाँ पर से 5 और एक l, तो बचा एक l और m भी यहाँ से हमारा ऑलरेडी हम रिमूव कर चुके हैं, कॉमन लेकर आ गया। यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ से हमारा 2 और 5 ऑलरेडी यहाँ से हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा 3 और एक l और एक m भी हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया। तो यही फाइनल हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, है ना, होमवर्क के वे में दे रहा हूँ, तो बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पहुँचेंगे 3rd क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पे फैक्टराइज, फैक्टर का इसको मतलब क्या है, इनको आपको फैक्टराइज जैसा हमने 2nd क्वेश्चन किया सेम वैसे ही आपको यहाँ पे 3rd क्वेश्चन भी करना। मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ देखिए, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, है ना, इन दोनों टर्म में से सिर्फ, तो यहाँ बचेगा कितना x + a। दूसरी दोनों टर्म में से देखिए कितना कॉमन आ सकता है, 8 कॉमन आ सकता है, तो अंदर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x + y, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर आपका 8 बचेगा, 8 नहीं यहाँ पर आपका 8 नहीं y बचेगा, है ना, यहाँ पर y, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये x + y लिखा हुआ है, ये x + y लिखा हुआ है, और ये पूरा अगर हम इसको टर्म मानते हैं, एक नंबर मानते हैं, उसके अंदर मतलब यहाँ पर ये एक नंबर हो गया, ठीक है, ये एक नंबर हो गया, और इस पूरे को अगर एक क्वेश्चन मानते हैं हम, तो यहाँ से अगर कॉमन लेकर के आए तो वो कितना कॉमन आ सकता है, x + y और x + y, है ना। जैसे ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर 5z
प्लस का 8z, तो हमें 8 यहाँ पर z कॉमन निकल कर के आ सकता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आपका x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई को हम बाहर लिखेंगे और अंदर हमारा कितना बच जाएगा, ये हमारा बाहर निकल गया, अंदर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा और y 8 बचेगा, तो यहाँ पर x प्लस कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, जहाँ पर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 15xy और माइनस का 6x, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर से कॉमन, 3 और x, 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 5y और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर से क्या कॉमन आ सकता है हमारा, यहाँ पर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5y माइनस 2 ही लिखा रहने देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये 5y माइनस 2 लिखा हुआ है, ये 5y माइनस 2 लिखा हुआ है, इन दोनों को कॉमन लेकर के आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 5y माइनस का 2 और अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3x और प्लस का यहाँ पर पूरा नंबर हमारा कॉमन में आ गया, तो 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इससे हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद एक बार ट्राई करके देखना है ना। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 12.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, है ना। वहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 12.2 एक्सरसाइज के कुछ, इसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हुए हैं, तो आपको अच्छा प्रैक्टिस में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा a माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा a माइनस का b, यहाँ से y कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ भी हमारा a माइनस का, यहाँ प्लस दिया हुआ है ना, यहाँ प्लस दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना, मतलब यहाँ पर हम माइनस लेकर के आ जाएंगे, तो अंदर कितना बचेगा, a प्लस का b। ये कैसे आया है ना, ये बताता हूँ मैं। जैसे अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं, तो अंदर अगर कोई सी माइनस की पहले से थी तो वो हमारी प्लस हो जाएगी, और प्लस की रहती तो वो माइनस की। क्यों, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर प्लस में होता है तो माइनस होता है, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में होता है तो प्लस होता है। और हमें क्या करना है, पहले की चीज़ को बदलना नहीं है ना। यहाँ पर जो दिया हुआ है बिल्कुल उनके साइन एज इट इज़ होना चाहिए, मतलब उनका मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। माइनस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया है, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम माइनस ही आता है, इसलिए, है ना। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल अगर हम देखें तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, फिर a प्लस बी के बाद में यहाँ पर जो अंदर बचेगा वो हमारा x माइनस का y हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, जिसमें दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है 15 PQ, 15 9Q 25 PQ P, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 5 को कॉमन लेकर के आ जाएंगे, बचेगा अंदर क्या 3 PQ और प्लस का 3, है ना, इतना बचेगा। और भी यहाँ पर हम 3 को भी कॉमन लेकर के आए, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 15, है ना। ये 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, तो मतलब 15 ही यहाँ पर हम कॉमन लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, यहाँ पर हम कॉमन लेकर के नहीं आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं, है ना, इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ओवरऑल फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ पर हमारे पास ऐसा टर्म आना चाहिए, मतलब a मल्टीप्लाइड बाई p, है ना, a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस 1 c माइनस 1, मतलब ऐसा मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करके हमको दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऐसा कोई सी सिचुएशन नहीं बन रही थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, है ना, कॉमन फैक्टर हमारा निकल रहा है यहाँ पर 5, और साथ में p भी यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। बचेगा कितना, 5 3 जा 15 होता है, इसलिए 3 बचेगा अंदर, और q बचेगा साथ में। यहाँ पर हमारा 25 दिया हुआ है, तो 5 5 जो 25 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, और p हमारा कॉमन ऑलरेडी निकल चुका है। यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 5 जा 15 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 3 3 जा 9 होता है, इसलिए 3 बचेगा और q बचेगा। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पर देखें इन दोनों टर्म को,
है ना। कौन कौन सी टर्म को, यहाँ पर 5 + 3q को और 3q + 5 को, तो दोनों इक्वल ही हैं, है ना। दोनों क्या है, इक्वल है। 3q + 5 लिख दें या 5 + 3q लिख दें, तो दोनों हमारे यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे। तो दोनों को कॉमन लेकर आने के बाद में फिर यहाँ पर जो बचेगा हमारे नंबर्स, वो हम उनको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये नंबर कॉमन आ गया, 5p बचा यहाँ पर, ठीक है। और बचा कितना, +3। तो ओवरऑल यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर z-7 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर z-7 और +7xy -6yz। तो ऐसे नंबर्स नंबर हमको यहाँ पे कॉमन लेकर के आने, जो हमें यहाँ पर ओवरऑल फैक्टराइज करने के में हेल्प करे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में देखना है ना। तो यहाँ पर आपका 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, -1 बचेगा और प्लस का xy बचेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों नंबर्स को। तो यहाँ से आपका z कॉमन आ जाएगा, ठीक है। z कॉमन आया तो यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ और ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट हमको लिखना है x और y। तो यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ x और y, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब आगे की क्या प्रोसेस है, हमें दिख रहा है यहाँ पर -1 + xy और यहाँ दिख रहा है हमें 1 - xy। प्लस अगर होता है यहाँ पर, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो हमारा ये नंबर जो रहता है वो इक्वल रहता है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि 5 - 3 और 3 - 5 के इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस अगर हम इसमें कॉमन लेकर के आ गए, तो अब आप मुझे बताइए फिर हमको 3 को माइनस लिखना पड़ेगा और 5 को प्लस लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम माइनस को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा, और यही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों फिर कॉमन हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है और माइनस का 3, यहाँ पर आपका प्लस का 5 और माइनस का 3 दिया हुआ है। तो इस बेस पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 7 माइनस का कॉमन लेकर के आया है ना, 7 का कॉमन लेकर के आया माइनस का। तो ये जो माइनस वाला है ये हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो xy प्लस का था वो हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 1 - का xy लिखा हुआ है, तो 1 - का xy 1 - का xy कॉमन आ जाएगा, और 1 - xy को अलग लिख करके फिर हमारा जो जितना बचेगा वो नंबर हम यहाँ पर बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा z-7 लिखें या -7 प्लस का z लिखें, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर हमारा फुल ओवरऑल आंसर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 12.1 के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, टाइम मिला तो फिर सेकेंड थर्ड को भी वहाँ पर 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो then please make sure about it also that you subscribe the channel and also hit the bell icon. Okay, so now meet in the next video. There we will discuss about the exercise 12.2.